गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स। आज हम बात करेंगे टोटल डायबिटीज़ केयर की, यानी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक डायबिटिक इंडिविजुअल को आप उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। यू कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस विच टेक प्लेस अराइज आउट ऑफ डायबिटीज़, और आप इस तरीके की कुछ इन्वेस्टिगेशंस उनकी रेगुलर बेसिस पे अगर कराएंगे तो आप उन लोगों को इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हार्ट पर असर होना, फुट पर असर होना, इन सब चीज़ों से इन मरीज़ों को आप बचा सकते हैं। तो उसके लिए एक क्रोनोलॉजिकली, एक कैटेगोरिकली एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसके तहत अगर मरीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशंस रेगुलर करवाते रहेंगे तो एटलीस्ट वो स्क्रीनिंग होती रहेगी, उनको पता चलता रहेगा कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं या नहीं। अगर हो गई हैं तो भी हम उन्हें पकड़ सकते हैं, और कोशिश करके हमें यही करना है कि हम उन तक पहुंचने ही ना दें, यानी कि वो कॉम्प्लिकेशन सेट ही नहीं ना हो सके। ठीक है, देखिए पहली सीढ़ी पे तो मरीज आ चुका, यानी कि एक पेशेंट डायबिटिक तो हो चुका। अब उससे अगली सीढ़ी पर उसको ना जाने दें, उसको बचा के रखें। दिस इज एज फिजिशियंस आर प्राइम जॉब। ठीक है, तो इसके पीछे मैं आज एक ये वीडियो बना रही हूँ विच विल बी टेलिंग यू कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। क्योंकि डायबिटीज़ है तो सबसे पहले ब्लड शुगर टेस्ट है। तो ब्लड शुगर टेस्ट में दोस्तों 3 टेस्ट आते हैं, 1, 2, 3। ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्ट प्रांडियल यानी कि 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर, HbA1c यानी कि जो 3 महीने का पूरा ब्यौरा दे वो ब्लड शुगर। तो ये कब करनी है? देखिए, एक व्यक्ति जिसकी ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल्ड हैं तो वो मंथली कर सकते हैं, महीने में एक बार अपनी ब्लड शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं। फास्टिंग लेवल उनका 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर उनकी 140 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से HbA1c लेवल उनका, जो उनकी 3 महीने की शुगर है, वो उनका 6.5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल्स के बाद अगली कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, बॉडी में क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं ये चेक करने हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में ध्यान देने वाली 4-5 चीज़ें हैं। पहली है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, फिर है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, फिर है आपके LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स। ये जो मैं बता रही हूँ ये कोई भी a layman can also go through these things while checking the investigations, या अपनी investigations कराओगे तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं कि these were the things to be checked। ठीक है ना, these were the things mentioned by me to be checked। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गई, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हो गई, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स हो गई, VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, नॉन HDL का मतलब होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स, और उसके बाद HDL। तो ये 6 चीज़ें आपको अपने लिपिड प्रोफाइल में चेक करनी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 200 मिलीग्राम % से कम रहना चाहिए। ठीक, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल आपके 150 मिलीग्राम % से कम रहनी चाहिए। ठीक, LDL लेवल्स आपके 70 मिलीग्राम % से कम रहने चाहिए। VLDL आपका 50 मिलीग्राम % से कम रहना चाहिए। HDL लेवल जो होते हैं ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो अगर मेल्स में देखें तो 40 मिलीग्राम % या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और फीमेल्स में 50 या 50 मिलीग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। अब आता है नॉन HDL लेवल, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस द HDL लेवल, जिसको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका 130 मिलीग्राम % से कम रहना चाहिए। After having seen your blood sugar levels and your lipid profile, the third very important thing is your kidney test। तो जब आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपको 3 चीज़ें देखनी है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड आपका यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन।
तो ब्लड यूरिया जो आपका है वो 40 मिलीग्राम% से कम रहना चाहिए। क्रिएटिनिन लेवल आपके 1 से नीचे रहने चाहिए। यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन का मतलब है कि आपके पेशाब में कितना प्रोटीन का निकास हो रहा है, यानी कि आपके पेशाब से कितना प्रोटीन बाहर निकल रहा है। तो दैट इज नोन एज यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन, and that should be less than 130 milligram/%. I'm very sorry, that should be less than 30 milligram%. That should be less than 30 milligram%. फिर ये जो किडनी टेस्ट है ये आप एक बार 6 महीने में करा सकते हैं। लिपिड टेस्ट भी आप अपना 6 महीने में करा सकते हैं। तो हर 6 महीने में करा लीजिए। अगर आपके नॉर्मल रहते हैं हमेशा तो आप ईयरली भी करा सकते हैं। यू नीड नॉट गो इन फॉर एवरी 6 months देन। अगर कोई परेशानी आती है 6 महीने में और आपके डॉक्टर कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या कुछ लाइफस्टाइल आपको चेंजेस के लिए कहते हैं तो उसके 6 महीने बाद ज़रूर रिपीट करा के देखिए। लेकिन अगर आपके लिपिड प्रोफाइल और आपके किडनी प्रोफाइल रिपीटेडली कई सालों से नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आप उसको एवरी ईयरली भी करा सकते हैं। इसके बाद हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ आपकी आँखों पर बहुत बुरा असर डालती है। आपको रेटिनोपैथी हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसके लिए आपको अपना फंडस एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी पर्सन हु इज़ अ डायबिटिक, हु इज़ अ हाइपरटेंसिव या 45 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, उनको हर साल में एक बार अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके अपनी फंडोस्कोपी करानी ज़रूरी है। बिकॉज यू नीड टू सी कि आपकी आँखों की क्या कंडीशन है। उसके बाद आपको ये अच्छे से पता है कि डायबिटीज़ आपके दिल पर बहुत बुरा असर डालती है। तो लोगों को कार्डियक इवेंट्स इससे आ सकते हैं, एमआई आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बेसिक मिनिमल एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी आपको साल में एक बार करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटिक फुट। डायबिटिक जो लोग होते हैं उनमें पैर में परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनमें फुट अल्सर भी हो जाता है। कुछ फुट अल्सर्स हील भी नहीं करते। देखिए डायबिटिक्स में क्या होता है कि उनको न्यूरोपैथी सेट इन हो जाती है। न्यूरोपैथी से मेरा मतलब ये है कि उनको फीलिंग्स आनी बंद हो जाती हैं। दे आर अनएबल टू फील। नर्व्स जो हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है और वो किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर वो नंगे पाँव, हम लोग उन्हें मना करते हैं कि आप नंगे पाँव नहीं चलेंगे, आप टाइट शूज़ नहीं पहनेंगे ताकि आपको कोई शू बाइट भी ना हो। ठीक है, आप हमेशा अपने जो आपके पैर का साइज़ है उससे 1 नंबर बड़ा साइज़ का जूता पहनेंगे और आप यू विल नेवर एवर मूव बेयरफुट। बिकॉज कुछ भी पैर में चोट लगे आपको पता भी नहीं चलता जब आपको न्यूरोपैथी हो रखी होती है। तो देखा यहाँ तक है कि एक छोटे से स्क्रैच के साथ शुरू होता है। एक स्क्रैच से अल्सर बनता है, अल्सर नॉन हीलिंग हो जाता है और वो नॉन हीलिंग अल्सर के चलते कई बार हम लोगों को लेग या फुट एम्पुटेट करना पड़ता है। तो उस सतह तक हम ना पहुंच सकें, उस पोजीशन तक हम ना आए, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दैट। तो अगर हम उस पोजीशन तक ना आए तो हमें ऐसा क्या करना है? तो कुछ टेस्ट हैं जो हम एज फिजिशियंस ओपीडी बेसिस पर ही कर सकते हैं। एक तो ये है कि एट एवरी विजिट ऑफ द पेशेंट आपने खुद भी बोलना है कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरे पैरों को देख लीजिए, एंड इट इज़ obviously the physicians do see। तो at every visit आपका फुट का एग्जामिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम ओपीडी बेसिस पर ही कर सकते हैं। और ओपीडी बेसिस पर कुछ टेस्ट हैं, जैसे मोनोफिलामेंट टेस्ट है, वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्ट है, हॉट एंड कोल्ड परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्ट है, देन एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है। तो 2 टेस्ट ज़्यादा करके हम करते हैं। एक तो हम मोनोफिलामेंट टेस्ट करते हैं। तो ये नायलॉन का एक फिलामेंट होता है जिसको छोटे से प्लास्टिक के स्टैंड पर लगाते हैं। 10 मिलीग्राम का फिलामेंट है और इससे हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके पैर में कोई सुनपन तो नहीं है, आपके पैर में समझने की क्षमता कितनी है। और अगर वो नहीं है तो वी कैन ऑलवेज स्क्रीन आउट
कि ये जो फुट है, ये जो पेशेंट है, ही और शी इज़ प्रोन टू गेट फुट अल्सर्स। तो उसके लिए देन वी डू दिस मोनोफिलामेंट टेस्ट, और ये ओपीडी बेसिस पर होता है। पेशेंट को रिलैक्स करके लिटा दिया जाता है और सबसे पहले पेशेंट के इनर रिस्ट पे उसको फील करवाते हैं कि आपको इस तरीके से फील होगा। सपोजिंग जो भी मोनोफिलामेंट है, सपोजिंग दिस इज अ मोनोफिलामेंट, वी आर मेकिंग द पेशेंट फील सो दैट ही और शी नोज कि इसकी फीलिंग किस तरीके से होगी, और फिर वो बता सकते हैं कि डॉक्टर को कि येस आई कैन फील, और मैं नहीं फील कर सकता, किस पैरों पे फील कर रहा हूँ। देन वी विल मेक, हम उस मरीज़ को कहेंगे कि आप आंख बंद कर लीजिए, और उसके बाद उनके पैर पर ये टेस्ट होगा। तो 5 साइट्स देखी जाती हैं। एक तो बड़े अंगूठे का पल्प जो होता है, तीसरी उंगली का पल्प होता है, और फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स। तो इन 5 जगहों पर हम टेस्ट करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है और कौन से पाँव में फील हो रहा है, सो दैट ही कैन टेल अस कि हाँ मुझे लेफ्ट पाँव में इस वाली उंगली पे या बीच में इतना ये फील हो रहा है। तो उससे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि इसको आगे जाके फुट अल्सर होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। जो भी वो फिलामेंट है उसको बहुत हम लोग परपेंडिकुलर टू द स्किन रख के उसको इतना फोर्स देते हैं कि वो बेंड कर जाए या वो बकल कर जाए। और ये जो पूरा प्रोसीजर है लगाने से, बेंड करने से, पेशेंट के पूछने तक, ये 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता। तो इससे हम वी कैन स्क्रीन आउट द फुट विच इज़ प्रोन टू गेट एनी काइंड ऑफ फुट अल्सर्स। तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। इसी तरीके से है ABI यानी कि एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। उसमें क्या है, हम पैर में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो जो मैक्सिमम सिस्टोलिक है उसका रेशो निकाल के हम लगाते हैं। तो उसका रेशो जो है नॉर्मल जो है 1 से नीचे रहना चाहिए। तो बेसिकली देखा गया उसका रेशो 0.9 to 1.4। अगर ABI इंडेक्स, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स आपका 0.9 to 1.4 है तो इसका मतलब आपका फुट नॉर्मल है। अगर कुछ भी एनीथिंग विच इज़ लेस देन 0.9, एनीथिंग विच इज़ लेस देन 0.9 का मतलब है कि आपकी पैर की आर्टरी में ब्लॉकेज है, ठीक है। अगर वो आपका 0.7 से 0.9 है तो माइल्ड ब्लॉकेज है, 0.4 से 0.7 है तो मॉडरेट ब्लॉकेज है, 0.4 से भी ज़्यादा है अगर लेस है तो आपकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। और अगर 0.9 से ऊपर है इसका मतलब आपकी आर्टरी में स्टिफनेस आ चुकी है, दैट कुड बी ड्यू टू डायबिटिक। और जिनका ये 0.9 से ऊपर है, कहने का मतलब ये है कि भले आप पाँव में देख रहे हैं लेकिन ये लोग हार्ट की बीमारी के होने के भी शिकार हो सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको रेगुलर कराने हैं, यही मैं आज आपको बताना चाहती थी। तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। कोई परेशानी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। Thank you so much. Thanks a lot.